विद्युत जो है वह एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के बारे में जो है तुमको 12वीं की कक्षा में पढ़ना है। इसके संबंध में पढ़ने से पहले जो है एक सामान्य सा अनुभव जो कि सब लोग किए हैं कि जब सूखे बालू में कंघी करते हैं हम, यानी कंघी से संवारते हैं, तो कंघी करने के पश्चात उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं तो वह कंघी क्या करता है, उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या और कोई छोटे सूक्ष्म तिनका को अपनी ओर खींचने लगता है, अर्थात आकर्षित करने लगता है। इसी तरीके का एक और घटना होती है, जैसे कांच की छड़ में रेशम के कपड़े को रगड़ें तो कांच की छड़ में भी ऐसा ही कुछ गुणधर्म आ जाता है कि कांच की छड़ को जब कागज के टुकड़ों के पास में ले जाएं तो वह भी उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात इस घटना में यह देखा गया कि जो घर्षण की क्रिया है, इस क्रिया से पदार्थों में कुछ ऐसा गुणधर्म आ जा रहा है कि वह हाथ में से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाता है। इस संबंध में 2500 साल पहले लगभग दार्शनिक थेल्स ने अध्ययन किया। बहुत से प्रयोगों के पश्चात उन्होंने कुछ निष्कर्ष बताया, जैसे एम्बर एक पदार्थ है, उसको ऊन से रगड़ा जाता है और उसको भी जब कागज छोटे छोटे तिनके इनके पास से ले जाते हैं तो उस पदार्थ में भी उन हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुणधर्म आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी बताया कि वस्तुओं में जो गुणधर्म आ रहा है, उस गुणधर्म हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, खींचने का, उस गुणधर्म को जो है विद्युत नाम दिया। अर्थात विद्युत पदार्थों में एक ऐसा गुणधर्म है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कि पदार्थों को प्राप्त हो जाने पर या पदार्थों में आ जाने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। चूंकि यह क्रिया जो है घर्षण के कारण उत्पन्न हुई है, चूंकि यह ऊर्जा जो है वह घर्षण के कारण उत्पन्न हुई, इसलिए इसको घर्षण विद्युत भी कहा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण विभिन्न वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस ऊर्जा के कारण वस्तुएं हल्की वस्तुओं को जब अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो यह कहा जाता है कि इन आकर्षित करने वाली पदार्थों में विद्युतमय, अर्थात ये पदार्थ जो है विद्युतमय हो गए हैं, इनमें इलेक्ट्रिफाइड या विद्युतमय गुणधर्म आ गया है और ये पदार्थ जो है आवेशित हो गए हैं। जब दो विभिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक ही साथ उन पदार्थों में अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक पदार्थ में धन आवेश, दूसरे में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश और ऋण आवेश की प्रकृति जो है वह
इस प्रकार की होती है कि एक समान अर्थात धन आवेश और धन आवेश या ऋण आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के करीब जब आते हैं तो करीब जब लाए जाते हैं तब उनमें बल लगता है और वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार का अगर आवेश है, जैसे एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विद्युत शब्द जो है वह अंग्रेजी के या विद्युत शब्द का जो अंग्रेजी में नाम है वह है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन शब्द से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन शब्द का जो है यूनानी में अर्थ होता है, यूनानी भाषा में अर्थ होता है एम्बर, जो अभी कुछ देर पहले बताया गया था एम्बर के बारे में। उस एम्बर में जब उनसे रगड़ा जाता है तो क्या आ जाता है, एक गुणधर्म आ जाता है वस्तुओं को आकर्षित करने का। इस प्रकार विद्युत जो है वह पदार्थ में जो आता है वह उन पदार्थों में दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुणधर्म आ जाता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा रहती है। यह ऊर्जा जब घर्षण के कारण चूंकि यह ऊर्जा घर्षण के कारण उत्पन्न हुई, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। जिन पदार्थों में यह ऊर्जा आती है उन पदार्थों को हम विद्युतमय कहते हैं। अर्थात यह कहा जाता है कि वे पदार्थ जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लिए हैं और उनमें आवेश आ जाता है। ऐसे पदार्थों को हम आवेशित पदार्थ कहते हैं। घर्षण के कारण अभी बताया गया था कि पदार्थ में जो आवेश उत्पन्न हुआ है वह आवेश दो प्रकार का, एक होता है अलग अलग पदार्थों में। दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो एक में धन आवेश आएगा तो एक में ऋण आवेश आएगा। यदि आवेश को किसी एक ही पदार्थ में रहने दिया जाए, अर्थात घर्षण के पश्चात जो पदार्थ में आवेश आया है उस आवेश को उसी पदार्थ में रहने दिया जाए, उसे किसी अन्य में प्रवाहित होने न दिया जाए, स्थिर रखने दिया जाए, तो ऐसे विद्युत को कहा जाता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत भौतिकी विज्ञान में विद्युत का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ऐसे पदार्थों की क्रियाओं का, गुणों का अध्ययन करते हैं जिसमें आवेश रहता है, उस पदार्थ में रहता है, स्थिर रहता है, गतिमान नहीं रहता। उस विषय को या उसको हम कहेंगे स्थिर विद्युत। यदि आवेश एक पदार्थ में से दूसरे में प्रवाहित होने दिया जाए या बहने दिया जाए तो उसको हम कहेंगे धारा विद्युत। इस प्रकार हम
विद्युत के अध्ययन को इन दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। यहां पर हमको स्थिर विद्युत को समझना है। चूंकि यह विद्युत घर्षण की क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ, अतः और यह भी बताया गया है कि विद्युत जो है पदार्थ में आवेश के आने के कारण आई एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यह आवेश किस प्रकार से घर्षण की क्रिया में आता है, ठीक है, लेकिन कैसे आया, इसको हम आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत या आवेश कैसे उत्पन्न हुआ इसको समझेंगे। प्रत्येक पदार्थ यहां पर हमको यह समझना है कि पदार्थ में आवेश कैसे उत्पन्न उसको समझने से पहले पदार्थ की संरचना को देख लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो है वह अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और पदार्थ का संपूर्ण भार जिस स्थान पर केंद्रित रहता है उस केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है। पदार्थ का वह स्थान, वह भाग जहां पर उस पदार्थ का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उस भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में मुख्य रूप से दो कण पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिया गया है। ये कण भी इन कण में से एक कण जो प्रोटॉन है उस पर आवेश होता है। उस पर जो आवेश होता है वह कैसा रहता है, उसकी प्रकृति धनात्मक। दूसरा कण जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता। इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में वृत्तीय मार्ग पर एक अन्य कण इस नाभिकीय आकर्षण से बंधा हुआ होता है और गति करते रहता है।
जैसे यहां पर ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये वाले भाग को ये कक्षा है, ये पहला कक्षा हम ले लेते हैं ये, और ये नाभिक है। यहां पर ये जैसे ये कण है, ये अगली कक्षा में कण है, ये नाभिक से बाहर है, इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन। इसकी प्रकृति प्रोटॉन की प्रकृति से विपरीत होती है। प्रोटॉन धनात्मक प्रकृति का होता है और यह इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है वह आवेश, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश हैं उन आवेश का संख्यात्मक मान 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये तो हो गया संख्यात्मक मान। लेकिन प्रकृति जब अलग अलग है इनकी, इस आधार पर हम कहते हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश है वह देखो अभी यहां पर हम केवल मान लिखे हैं संख्या, लेकिन इसमें ये जो है ये धनात्मक होगा और ये हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। कौन सा धनात्मक? प्रोटॉन, और ऋणात्मक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हमको अब समझना है मुख्य बात कि यहां पर जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं, कहां पर? नाभिक में, उतनी ही संख्या में विभिन्न कक्षों में मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के चारों ओर होती है तथा इस प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर के जो आवेश हैं उनका संख्यात्मक मान कैसा रहता है? बराबर। इस प्रकार से जो पदार्थ है वह बिना आवेश का हो जाता है, क्योंकि संख्या समान हो जाती है और वे आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावहीन, एक दूसरे उस पदार्थ को जो है पूरा आवेशहीन कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नजदीक रहता है, जिस इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से नजदीक रहती है, उनके और नाभिक के बीच में जो बंधन है, नाभिकीय बल जो है, आकर्षण बल जो नाभिकीय आकर्षण जिसे कहा जाता है, उसका मान अधिक होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन ये जो है नाभिक से नाभिकीय आकर्षण के द्वारा बंधे हुए हैं। जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ते जाती है, दूरी बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण का मान कम होने लगता है। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अधिक दूरी पर है, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसको हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जिम्मेदार होता है।
क्योंकि घर्षण की क्रिया जब होती है तो अल्प मात्रा, कम मात्रा में ही ऊर्जा पाकर के इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपने नाभिक के बीच जो आकर्षण है कम होने के कारण यह जो है नाभिकीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है। अब पदार्थ में से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन की कमी आई, इस कारण से उस पदार्थ पर धनायन की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। यह निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में गया वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, अर्थात वहां पर जो है ऋणायन की मात्रा बढ़ गई। अतः वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है धनावेशित हो जाता है, और वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वह ऋणावेशित हो जाता है। इस क्रिया में एक महत्वपूर्ण घटना यह हो जाता है, देखने को मिलता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है तो पदार्थ में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है, और जिस पदार्थ में वह इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर पहुंचने के कारण उस पदार्थ के द्रव्यमान में क्या हो जाता है? अधिकता आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से तात्पर्य यही है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा द्रव्यमान में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन जाएगा द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और समझना है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात या इलेक्ट्रॉन के जाने के पश्चात आवेश का कुल मान कम होता है या ज्यादा होता है, उस चीज को जानना जरूरी है। जैसे कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में घर्षण की क्रिया किए किसी दूसरे पदार्थ को लेकर के, यदि इस क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन निकलता है पदार्थ पर धन आवेश आएगा और पदार्थ क्या हो जाएगा? पदार्थ क्या हो गया? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन पदार्थ पर घर्षण की क्रिया किए, उस क्रिया में एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में प्रविष्ट होता है, शामिल होता है। तो ऐसे स्थिति में उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाएगा, ऋणावेश का मान बढ़ जाएगा, और वह पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। लेकिन उस निकाय का कुल आवेश का मान
संरक्षित रहेगा, अर्थात उस निकाय में, उस निकाय से तात्पर्य जो है वो दो पदार्थ को लिए हैं जिनमें घर्षण क्रिया करा रहे हैं, जिसमें कि घर्षण क्रिया के दौरान वह निकाय जो है केवल एक दूसरे के संपर्क में है और किसी तीसरी चीज से नहीं है। तो उस निकाय में जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में गया है, जिसमें से निकल रहा है वह धनावेशित हो जाएगा और जिसमें जा रहा है वह ऋणावेशित हो जाएगा और पूरे निकाय का कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहेगा, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इस आधार पर यह कह सकते हैं हम कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि आवेश न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल रूप परिवर्तन होता है। यहां पर भी घर्षण की क्रिया में भी एक पदार्थ में आवेश जो आया और दूसरे, लेकिन कुल आवेश का मान जो है वो उतने का उतना ही रहा। उदाहरण जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा ले लें, इन दोनों में घर्षण कराते हैं। घर्षण कराने के पश्चात कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वे कहां जाएंगे? रेशम में। जितना धनावेश कांच पर आएगा उतना ही ऋणावेश रेशम पर, और इन आवेशों का कुल योग, कुल बीजीय योग किन पर? कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश का और रेशम पर उत्पन्न, कांच पर उत्पन्न आवेश और रेशम पर उत्पन्न आवेश का कुल बीजीय योग का मान क्या होगा? उतना ही होगा जितना घर्षण के पूर्व था। इस आधार पर हम कहेंगे कि आवेश जो है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अब आवेश संरक्षित रहता है तो इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि क्या प्रत्येक पदार्थ पर आवेश का मान एक समान होता है या अलग अलग होता है? तो इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि प्रकृति में किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर जो न्यूनतम कम मात्रा में आवेश पाया जाता है वह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश के मान के बराबर होता है। प्रकृति में जो पूर्ण गुणक के रूप में होता है, जैसे सूक्ष्मतम पदार्थ पर, छोटे से छोटे कण पर जो आवेश है वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19
कूलाम जो है इसी के गुणक के रूप में रहेगा। यदि कणों की संख्या n है तो इसका मान हो जाएगा n इंटू ई। इसका मान कितना हो जाएगा n e, अर्थात ये हो जाएगा e 2e 3e क्रमशः। प्रकृति देखेंगे जब, तो प्रकृति पदार्थ धनात्मक रहेगा तो मान धनात्मक प्रकृति का आएगा, और ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक, अर्थात प्लस या माइनस। ऋणावेशित पदार्थ है तो ऋण रूप में रहेगा, धनावेशित पदार्थ है तो धन रूप में। इससे संबंध में एक उदाहरण देखते हैं। यही है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का एक न्यूनतम मान जो है वह आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। उदाहरण, नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धन या ऋण, बताओ? धनात्मक, ठीक है। तो हल, ये है नाइट्रोजन का संकेत अणु सूत्र। इसमें नाभिक में 7 प्रोटॉन हैं। कैसे पता चला हमको? इस संकेतन में कहां से पता चला? इस जगह से। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक भी कहेंगे इसको। और शुरू में ही बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहां हम लिखेंगे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 7, इसलिए आवेश का मान आवेश Q बराबर N इंटू E। अब यहां पर ध्यान देना, खास करके आंकिक प्रश्न हल करते समय बात किसकी हो रही है? प्रोटॉन। मतलब यहां पे कौन सा चिन्ह आएगा? धन। ये हो गया धन, N E। N बराबर क्या है? 7। E का मान का मतलब क्या? आवेश का मान, जो न्यूनतम आवेश था कितना था? 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलाम।
ये हम आवेश का मान पता कर लिए। अभी जो आवेश का क्वांटीकरण बताया गया था उसमें बताया गया था कि सबसे छोटे पदार्थ पर जो आवेश है, सूक्ष्मतम कण पर, वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के मान के बराबर होता है। अब हम उस सूक्ष्मतम से हट करके चले, थोड़ा नाइट्रोजन को ले लिए, तो चूंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन नाभिक पे 7 होंगे, और इस आधार पर प्रोटॉनों के नाभिक पर आवेश हमको पता करना है, तो प्रोटॉनों की संख्या 7, यहाँ पे n बराबर 7 ले लिए। जैसे जैसे संख्या n का मान बढ़ते जाएगा उतना गुणक होते जाएगा। तो आवेश का क्वांटीकरण इसी को कहते हैं। इसके बाद बल पढ़ेंगे। ग्यारहवीं कक्षा में भी बल के बारे में पढ़े हो। विभिन्न रूपों में है ये। क्या है बल? वह कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। विद्युत में जिस बल की हम चर्चा कर रहे हैं वह बल आकर्षण प्रकृति का या प्रतिकर्षण, दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्रारंभ में ही बताया गया था कि धनावेश और धनावेश या ऋणावेश और ऋणावेश अगर हैं तो इन आवेशों के मध्य बल लगेगा। यह बल कौन सा बल हो जाएगा? प्रतिकर्षण। इसको हम संक्षिप्त में ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसे आवेशों में प्रतिकर्षण बल लग रहा है? समान। कैसे आवेशों में? समान। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल। और आकर्षण बल, धनावेश और ऋणावेश, अर्थात विपरीत आवेशों में दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, दो विपरीत आवेश जैसे धन आवेश है वो एक ऋण आवेश है, उसमें आकर्षण बल लगेगा। इस बल का मान कितना होगा? उस बल को उसके मान को वैज्ञानिक कुलाम ने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात करके बताया।
जिसे कूलाम के नियम से जाना जाता है, उसको पढ़ने के पहले बिंदु आवेश जानना है। दो आवेशित पिंड हैं, अर्थात दो ऐसे पदार्थ हैं जिसमें क्या है, आवेश है। उनकी विमाएं उन पिंडों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, मतलब दूरी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आवेश को कहा जाता है बिंदु आवेश। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के संबंध में कूलाम का नियम इस नियम को कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम से भी जाना जाता है। बिंदु आवेश बताना है। बिंदु आवेश से तात्पर्य दो पदार्थ दोनों के दोनों आवेशित हैं और वे पदार्थ, या ऐसा कहें कि दो आवेशित पदार्थ इस प्रकार से हैं कि उनकी जो विमाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी की तुलना में कैसी है, बहुत कम है। या ऐसा कहें कि दूरी जो है उन दोनों के बीच की बहुत अधिक है। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आवेश जहां पर है उसका प्रभाव दूसरे आवेश पर दूरी कम है, तो स्वाभाविक है वहां तक के प्रभाव जो है कैसा रहेगा, दूरी उन दोनों की जो विमा जो है उनकी दूरी की तुलना में कैसे है, नगण्य है। ठीक है, तो उसका प्रभाव भी कैसा रहेगा, कम ही रहेगा। यह प्रभाव किस बात पर निर्भर कर रहा है, लेकिन दूरी पर ही निर्भर करेगा कि अधिक बल लग रहा है या कम। इस नियम में जाने से पहले एक सामान्य सा स्वयं करके, या ऐसा कहें कि स्वयं के अनुभव के आधार पर भी हम एक जांच कर सकते हैं कि जैसे मान लो आवेश यहां पर है, तो यहां से आवेश की जो दूरी है वह दूरी जैसे जैसे अधिक होगी, किसकी, दूसरे पदार्थ की, दूसरे आवेशित पदार्थ की, तो दूरी अधिक होने के कारण इसका प्रभाव अधिक दूरी तक के जा पाएगा क्या, बताओ। दूरी अधिक होने के कारण प्रभाव वहां तक के ज्यादा जाएगा या दूरी कम होने के कारण प्रभाव ज्यादा जाएगा। या ऐसा कहें कि इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी अधिक है, तब इसका प्रभाव इस पर ज्यादा रहेगा, या दूरी कम होने पर प्रभाव ज्यादा रहेगा, दूरी कम होने पर। इस विषय से हट करके हम सामान्य रूप में देखें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर दूरी मुझसे आप लोग की दूरी अधिक है, मेरी आवाज स्वाभाविक है वहां तक के तुमको सुनाई जो है वो कम देगी, और दूरी कम है तो आवाज जो है वो ज्यादा। ठीक, अब विषय पर आते हैं। तो इसी सब बातों का समाधान किसने किया, वैज्ञानिक कूलाम ने।
और उन्होंने दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उस बल का मान जो है ज्ञात करने के लिए नियम बताया। उनके अनुसार यदि दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, आवेश का मान Q1 और Q2 हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान हो जाएगा Q1 और Q2 आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह बल का मान इन आवेशों के मान के गुणनफल, मान मतलब उसका परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा ये आवेश जहां पर स्थित हैं उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यह है आवेश Q1, यहां पर है आवेश Q2 और ये इनके बीच की दूरी है r, ये आवेश Q1 आवेश Q2 इनके बीच की दूरी r, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 गुना Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r², दोनों को एक साथ ले लें तो F का मान अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r², या F का मान बराबर K Q1 गुना Q2 r²। यहां पर ये अब महत्वपूर्ण चीज आ रहा है, यह एक नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक, जो कि गणितीय प्रक्रिया में हम करते हैं, उपयोग में लाते हैं। गणितीय प्रक्रिया से तात्पर्य जब किसी अनुक्रमानुपातिक राशि को समानुपातिक में बदलते हैं वहां पर एक नियतांक लगाया जाता है। अब इस नियतांक का मान जो है वह मान माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। K का मान SI पद्धति में 1/9 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और कुल संख्यात्मक में ले लें तो इसका माना जाएगा 9 गुना 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वर्ग।
इस मान को यहां पर अगर हम रख दें तो F का मान बराबर हो जाएगा ये, या 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 R की घात 2। ये किस स्थिति में है? यह स्थिति है जब हम उसका मापन कर रहे हैं SI पद्धति में और माध्यम है वायु या निर्वात। दूसरी स्थिति सीजीएस पद्धति का आ जाएगा। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात होने पर दोनों माध्यमों के बीच में वायु या निर्वात अगर है, वायु या निर्वात, और हम उसका मापन कर रहे हैं सीजीएस पद्धति में, मान निकाल रहे हैं, तब K का मान बराबर 1 होगा। इसलिए F का मान बराबर हो जाएगा Q1 Q2 Q1 गुणा Q2 बटे R की घात 2। ये तो मान हुआ, और मात्रक भी लगाना है बल, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा इसका मात्रक? न्यूटन। न्यूटन। ये SI पद्धति में मात्रक हो जाएगा, और छोटा मात्रक यहां पर हो जाएगा, बल का छोटा मात्रक हो जाएगा डाइन, ठीक। ये तो यह था दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का जो मान ज्ञात करना है, वो कूलाम का नियम। इसके अनुसार कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वह उन आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक समानुपातिक नियतांक है यहाँ पर के, जिसका मान वह आवेश किस माध्यम में है उस पर निर्भर करता है और किस पद्धति में हम माप रहे हैं। यदि दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात है तो के का मान 1/4πε0 होगा, और इसका मान हो जाएगा के का 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस मान को यहाँ पर रख लेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R की घात 2, या F बराबर 9 गुना 10⁹ Q1 Q2 बटे R की घात 2 न्यूटन। बल का मात्रक ऐसा ही पद्धति में न्यूटन है, सीजीएस पद्धति में ये मात्रक हो जाएगा। वायु निर्वात के लिए K होगा K का मान, इसलिए F का मान बराबर Q1 Q2 बटे R की घात 2 और मात्रक लग जाएगा डाइन।